हेलो एंड वेलकम बैक टू ओल्ड स्कूल मेंटर्स। दोस्तों, आज के सेशन में आपका मच अवेटेड टॉपिक जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे और कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो मैं आपको करवा रहा हूं, मैं सिर्फ इसका क्रक्स करवाऊंगा। इतनी मेरी गारंटी है कि जब आप ये टॉपिक एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद कोई भी एमसीक्यू आए आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ध्यान से समझो इस टॉपिक को और फिर जितने एमसीक्यूज आप चाहो करना चाहो कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बहुत जल्द हम फॉरेस्टर की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं अपनी ऐप किरिंस कॉमर्स जोन के नाम से, जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर का लिंक भी दे दूंगा। वो जो मॉक टेस्ट सीरीज है फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिसके एनालिसिस वीडियोस हम इसी चैनल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्द आपको वो मिल जाएगी। बस बदले में हमेशा की तरह मेरा काम कर दो, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। टॉपिक का नाम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। देखिए दोस्तों, इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी। हमारे कुछ इन्वेंट्री आप समझ गए, स्टॉक हो गया, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स। उसकी वैल्यूएशन कैसे की जाएगी दोस्तों। हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो करके हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं। तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, उसके अंदर हमें बताया गया है कि हमें अपनी इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन कैसे करनी है। जो भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हमें बताए गए हैं। तो उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूल्स को फॉलो करके हम अपनी जो इन्वेंट्रीज हैं उनकी वैल्यूएशन करते हैं। और उसमें 2 तरह के रूल हमें दिखाए गए हैं किस तरह से आपको अपनी जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है वो करनी है। तो 2 मेथड बेसिकली हमें दिखाए गए, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। दोनों को हम आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अब देखो, मैंने आपको कहा कि मेन चीजें आपको याद रखनी है। अब मेन चीजें क्या याद रखनी है इसमें फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज कि जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है उसमें जो हमने रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर फॉलो करने हैं, तो वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, पहली बात। दूसरा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इसके जो रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉलो किए गए कब से, वो किए गए 1/4/1999। ये दूसरा एमसीक्यू आपका बन सकता है। और कितने तरह के मेथड वैसे इसने कहे, इससे ज्यादा भी हम 1-2 मेथड और भी हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो मेथड दिए गए वो में कितने दिए गए, 2 मेथड। तो ये आपको 3 एमसीक्यूज आपके यहीं से बन जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जब हम करेंगे तब करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास इन्वेंट्री होनी तो चाहिए, स्टॉक होना तो चाहिए। तो कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो प्रोडक्ट बनाता है तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, अलग अलग डेट को अलग अलग क्वांटिटी। लेकिन कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितनी क्वालिटी चाहिए, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, ये सारी एक प्रोसेस है, इसको फॉलो किया जाता है। तो पहले हम उस प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस जो वो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है बिल्स ऑफ मटेरियल से। बिल्स ऑफ मटेरियल क्या है, मान लो मुझे अगर कोई चीज़ बनानी है, ठीक है, मुझे कोई चीज़ बनानी है, तो मुझे उस चीज़ को बनाने के लिए जिस जिस रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, जो जो क्वालिटी और जो जो क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैं एक बिल पे लिख दूंगा, एक पेज के टुकड़े पे लिख दूंगा, जिसको हम कहते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल। तो क्या है बिल्स ऑफ मटेरियल? ए बिल ऑफ मटेरियल इज ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ मटेरियल विद क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक जॉब। किसी जॉब को करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मुझे चाहिए, उसको एक पेज पे लिख देना कि ये मुझे चाहिए, उसको हम कहते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल। आई होप ये क्लियर है। दूसरा पॉइंट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। इसी बिल्स ऑफ मटेरियल के बेस पर बनता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। क्या है मटेरियल रिक्विजिशन नोट? Material requisition note is a document used for the release of material for specific purpose। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो किस लिए यूज किया जाता है, मटेरियल की रिलीज के लिए, कि भाई हमें मटेरियल चाहिए, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए मटेरियल रिक्विजिशन नोट, जो कि किसके बेस पर तैयार होता है, बिल्स ऑफ मटेरियल के बेस पर। तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो मटेरियल की रिलीज के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें और इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट दैट रिक्वायर्स मटेरियल। कौन बनाएगा भाई? वो डिपार्टमेंट जिसको वो मटेरियल चाहिए। तो वो डिपार्टमेंट क्या बनाएगा? मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ठीक है। तो इसमें आ गया क्या क्वालिटी और क्वांटिटी चाहिए मटेरियल, और ये क्या हो गया, एक डॉक्यूमेंट जो
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी जो डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है किसके लिए? मटेरियल की रिलीज के लिए। ठीक है, अगर तो मटेरियल पड़ा है तो रिलीज कर दिया जाता है, अगर नहीं है तो उसको खरीदा जाता है। तो उसके लिए अगला स्टेप क्या होगा? परचेज रिक्विजिशन नोट। अभी हमने पढ़ा मटेरियल रिक्विजिशन नोट, उसी को बेस बनाकर बनाया जाता है परचेज रिक्विजिशन नोट। आई होप बोर्ड में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो परचेज रिक्विजिशन नोट क्या है? ए परचेज रिक्विजिशन इज ए फॉर्म यूज्ड एज ए फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल। अब क्या है कि एक परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है जो मटेरियल परचेज करता है, तो ये जो मटेरियल रिक्विजिशन नोट था ये बेस बनता है किसके लिए? परचेज रिक्विजिशन नोट के लिए, जो कि परचेजिंग डिपार्टमेंट बनाता है फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल। तो इसमें क्या है? परचेजिंग डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन नोट कि कितना मटेरियल क्या चाहिए, एक परचेज रिक्विजिशन नोट बनाता है परचेजिंग डिपार्टमेंट फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल। आई होप ये क्लियर है। अब परचेज रिक्विजिशन नोट बन गया, तो अब क्या करना है? अब हमें मटेरियल परचेज करना है। तो उसके लिए जब हम मटेरियल खरीदते हैं, खुद के लिए भी जब हम खरीदारी करते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें देखते हैं, पास में है, दूर में है, डिस्काउंट कितना है, कितनी क्वालिटी कैसी दे रहा है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो उसके बाद हम जो ऑर्डर बनाते हैं दैट इज कॉल्ड परचेज ऑर्डर। भाई मुझे इतना मटेरियल, इतनी क्वांटिटी, क्वालिटी चाहिए, इस डेट को चाहिए। तो परचेज ऑर्डर क्या है? आफ्टर चूजिंग द सप्लायर द परचेज डिपार्टमेंट प्रिपेयर द परचेज ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ मटेरियल। वो परचेज ऑर्डर बनाता है किसके लिए? मटेरियल की सप्लाई के लिए। कौन बनाता है? परचेज डिपार्टमेंट। चलिए आगे, गुड्स रिसीव्ड नोट। परचेज ऑर्डर बन गया, हमने सेलर को दे दिया, तो सेलर क्या करेगा? हमें गुड्स भेजेगा, और उन गुड्स को जो भी वो बिल बना के भेजेगा उसके साथ हम टैली करेंगे, कंफर्म करेंगे कि हाँ जो गुड्स हमने डिमांड की थी वो आई या नहीं आई। तो उसके लिए बनाया जाता है गुड्स रिसीव्ड नोट। इसको याद रखना, गुड्स रिसीव्ड नोट को हम शॉप क्रेडिट नोट के भी नाम से जानते हैं। तो याद रखना, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो गुड्स रिसीव नोट या शॉप क्रेडिट नोट क्या है? इट इज ए डॉक्यूमेंट यूज्ड टू कंफर्म द रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर। यानी ये वो डॉक्यूमेंट है जो कंफर्म करता है कि हाँ हमें सप्लायर से गुड्स रिसीव हो गई हैं। तो उस चीज को हम किसमें लिख के देते हैं? गुड्स रिसीव्ड नोट में। और देन मटेरियल रिटर्न नोट। अब कई बार कुछ ऐसा मटेरियल हमारे पास आ जाता है जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, गलती से आ गया या एक्सेस में आ गया, तो हमें वापस करना पड़ता है। उस वक्त जो नोट तैयार किया जाता है उसको हम कहते हैं मटेरियल रिटर्न नोट। दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन मटेरियल इज रिटर्न बैक टू वेंडर। इसके साथ एक और चीज है, वो भी मैं आपको बता दूं, वो है मटेरियल ट्रांसफर नोट। ठीक है, मटेरियल ट्रांसफर नोट। जब हम कोई मटेरियल एक जॉब से, वन जॉब टू अनदर, दूसरे जॉब में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, तो उसके लिए जो नोट बनाया जाता है उसको हम कहते हैं मटेरियल ट्रांसफर नोट। आई होप ये आपको क्लियर है। तो ये जो मटेरियल की प्रोसेस है, परचेज की प्रोसेस है, ये शुरू कहां से हुई? ये शुरू हुई बिल्स ऑफ मटेरियल से। ठीक है, उसके बाद क्या बना? मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ठीक है, फिर क्या बना? परचेज, PRN लिखूंगा, परचेज रिक्विजिशन नोट। फिर क्या बना? परचेज ऑर्डर। फिर क्या बना? गुड्स रिसीव्ड नोट। और फिर क्या बना? मटेरियल रिटर्न नोट। तो ये सारी प्रोसेस जो है इंटरकनेक्टेड है। ठीक है जी, एक दूसरे को फॉलो करती है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हम आगे, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैसे तो मैंने कहा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर दो मेथड दिए गए हैं, कौन कौन सा? फीफो और वेटेड एवरेज, लेकिन उसके साथ कुछ और मेथड भी हैं जिनकी भी हम आज यहीं पे बात करेंगे। तो मेथड्स कितने हैं? लीफो, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, एक एक करके हम आज इनको डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं हम फीफो मेथड पे। फीफो का मतलब हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, जब हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, और अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग डेट में हम अलग अलग रेट पे परचेज करते हैं। ठीक है, अब जब हमने क्वांटिटी मान लो एक 1 जनवरी को खरीदी, एक 2 जनवरी को खरीदी, एक 5 जनवरी को खरीदी, और अब हमें इशू करना है, तो किस तरह से हम इसको इशू करेंगे, किस ऑर्डर में इसको इशू करेंगे, तो उसके लिए मेथड्स हैं। तो पहला जो मैंने कहा फीफो, इसका मतलब क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
देखिए 3 चीजें होती हैं इसके अंदर। पहले हम मटेरियल खरीदते हैं, फिर उसको इशू करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास इशू करने के बाद बैलेंस कितना बचा। तो रिसिप्ट, जस्ट ए सेकेंड, हम मटेरियल रिसीव करेंगे, ठीक है, उसको इशू करेंगे और बैलेंस देखेंगे, ठीक है। अब अगर फीफो है, मान लो कि मैंने 1 जनवरी को, ठीक है, 100 यूनिट खरीदे एट द रेट ऑफ 4, फिर 4 जनवरी को मैंने 200 यूनिट खरीदे एट द रेट ऑफ 5, फिर 6 जनवरी को मैंने 300 यूनिट खरीदे, या 100 यूनिट कर लो, 100 यूनिट खरीदे एट द रेट ऑफ 3। तो अलग अलग डेट को मैंने अलग अलग क्वांटिटी खरीदी। अब जब मैं जो मैंने स्टॉक खरीद लिया, अब इसको इशू करूंगा प्रोडक्शन के लिए, अगर मैं फीफो मेथड ले रहा हूं तो फीफो का मतलब मैंने क्या बताया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। यानी जो पहले आया उसको पहले आउट करेंगे, पहले निकालेंगे। पहले कौन सा आया था, पहली डेट 1 जन। तो मान लो अगर मुझे 400 यूनिट 300 यूनिट इशू करने हैं तो 100 तो मैं कर दूंगा पहले वाले में से, किस रेट पे लिया था, 4 के रेट पे। 200 में कर दूंगा यहां से। कुल कितने मैंने यूनिट्स इशू करने थे, 300, और फीफो मेथड से यानी जो पहला आया पहले उसको खत्म करना है। तो मेरे 100 यूनिट तो यहीं से खत्म हो गए, 300 में से 100 हो गए, तो बाकी कितने बचे, 200। 200 बाकी मैं यहां से इशू करूंगा, ये भी खत्म हो जाएंगे, तो फिर इसको पकड़ूंगा। तो 2 मैंने 5 के रेट पे इशू कर दिए। अब बैलेंस में मेरे पास कितना बचा, ये दोनों तो मेरे पास खत्म हो गए, यानी बैलेंस मेरे पास बचा है 300 एट द रेट ऑफ 3। ये मेरे पास बैलेंस है। ये इशू करने का तरीका, हालांकि प्रैक्टिकल पार्ट नहीं पूछेंगे, लेकिन जो यहां लिखा है ना, इसको समझाने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपने देखा कि मैंने अलग अलग डेट को अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग रेट पे खरीदी, और फिर मैंने इशू भी कर दिया और मैंने बैलेंस भी निकाल दिया। तो अंडर दिस मेथड मटेरियल रिसीव्ड फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट, जो हमने पहले रिसीव किया था उसी को पहले निकाला, जो सेकंड रिसीव किया उसी को सेकंड निकाला, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दिस मेथड इज मोस्ट सूटेबल इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। ये मैंने हाईलाइट किया है कि ये मेथड जब प्राइस फॉल कर रही हो तो ज्यादा सूटेबल है। कैसे, अभी आपको बताता हूं। जैसे मैंने ये यूनिट जो 100 रुपए 4 पर यूनिट के हिसाब से खरीदा था, तो कुल कॉस्ट मेरी कितनी बनी थी, 400। जब मैंने ये निकाल दिया तो अब जब प्राइस कम हो रही है, जैसे प्राइस 3 रुपए आ गया, तो पहली मेरी कॉस्ट कितनी थी, 100 यूनिट की एट द रेट 400। लेकिन अब अगर मैं 100 यूनिट एट द रेट 3 करूं तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, 300। तो मेरी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, यानी ये मेरा यूनिट खत्म हो गया तो मुझे खरीदना पड़ेगा, और जब मैं उसको रिप्लेस करूंगा तो मेरी कॉस्ट 400 की जगह कितनी आएगी, 300 आएगी। तो तभी इसने कहा दिस मेथड इज मोस्ट सूटेबल इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइसेस बिकॉज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लो। क्योंकि मेरी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, जो कि पहले 400 थी, जो मैंने पहले खरीदा था, अब फॉलिंग प्राइसेस में वो कितनी हो गई, 300 हो गई। तो एट द टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइसेस ये ज्यादा सूटेबल। आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये याद रखना जो मैंने हाईलाइट किया है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लिफो मेथड, अंडर दिस मेथड मटेरियल रिसीव्ड लास्ट आर इशूड फर्स्ट। इसको भी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको। अगेन हम 3 कॉलम बना लेते हैं, एक रिसिप्ट का, एक इसी रिसिप्ट में से जो मटेरियल इशू किया होगा, और इशू करने के बाद जो बैलेंस बचा होगा। मैं फिर से अगर वही एग्जांपल ले लूं कि मान लो 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 4, टोटल कॉस्ट हो गई 400, 4 पर यूनिट है भाई, इसको पर यूनिट पढ़ना। 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट, तो हो गया 1500, और 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 6 पर यूनिट, ठीक है, वो हो गया 1200। अब इसमें क्या होता है कि जब ये मैंने क्वांटिटी खरीद ली, ठीक है, यूनिट्स हैं, ये कॉस्ट पर यूनिट है और ये टोटल कॉस्ट है। अब मैं जब इशू करूंगा तो लिफो मेथड में कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको पहले निकालो। लास्ट में कौन से आई है, अब मान लो कि मुझे 500 यूनिट इशू करने होते हैं, मैं थोड़ा सा ना इसको चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। इसको मैं 100 कर लेता हूं, थोड़ा समझने में आपको क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो इसको 600 कर लेता हूं, ठीक है। अब मान लो कि मुझे 400 यूनिट इशू करने हैं, 400 यूनिट, और ये मेथड है लिफो। लिफो कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में आया उसको पहले निकालो। सबसे आखिर में कितने यूनिट्स आए थे, 100 एट द रेट ऑफ 6, तो 100 यूनिट तो मैं यहीं से इशू करूंगा। मुझे निकालने थे कितने, 400, अभी भी 300 और पड़े हैं, तो अब ऊपर की तरफ
पहले फीफो में हम नीचे की तरफ आ रहे थे, अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे। अब इसके ऊपर चलें तो 300 यूनिट हमें यहां मिल जाते हैं एट द रेट ऑफ 5, कितना हो गया 1500, ठीक है। 400 यूनिट निकालने थे, मैंने निकाल दिए। अब मेरे पास बचे कितने 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट, टोटल कॉस्ट कितनी 400, ठीक है। अब देखो दिस अंडर दिस मेथड मटेरियल रिसीव्ड लास्ट, जो लास्ट में रिसीव हुआ था ये वाला, वो हमने सबसे पहले निकाला, आर इशूड फर्स्ट। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। तो याद रखना, इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ सकता है कि इस मेथड को हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड इज सुटेबल एट द टाइम ऑफ राइजिंग प्राइसेस, जब प्राइस बढ़ रहा हो। क्यों, देखिए अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 6, तो मेरी कॉस्ट कितनी हो गई 600। लेकिन अब जो है प्राइस राइज हो रहा है, यहां से बढ़ता जा रहा है। अगर मैंने यहां से इशू कर दिया तो मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो इसके बदले है 100 यूनिट मैंने 600 के रेट पे इशू किए, लेकिन यहां पर जो मेरे पास है इसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट वो कितनी है 4। तो मुझे जो मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो मेरी मटेरियल की क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दिस मेथड इज सुटेबल एट द टाइम ऑफ राइजिंग प्राइसेस। जब प्राइस बढ़ रहा हो तो आप पहले जो बढ़े हुए प्राइस वाला है वो इशू करो, ताकि आपकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, यहां 400 यहां 600 है, वो कम हो जाए। सो दिस मेथड इज सुटेबल एट द टाइम ऑफ राइजिंग प्राइसेस एज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मटेरियल विल बी लो, जिसमें कि हमारी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। आई होप ये भी आपको क्लियर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सिंपल एवरेज मेथड, अब इसमें क्या करना है देखिए, मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं, फिर आपको थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा। मान लो 100 यूनिट मैंने खरीदे, इसमें हम प्राइस कैसे बनाएंगे, 100 यूनिट खरीदे हमने 4 की रेट पर, ठीक है, कितना हो गया 400। 200 यूनिट हमने खरीदे एट द रेट ऑफ 5 की रेट पर, ठीक है, टोटल कॉस्ट हो गई 1000। और 300 यूनिट हमने खरीदे 3 की रेट पर, हो गया 900। अब इसमें जो प्राइस लगाया जाता है, इसमें हमें प्राइस जो कॉस्ट है वो निकालनी पड़ती है। अब वो निकालेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, जितनी हमारे पास स्टॉक है उनकी जो कॉस्ट पर यूनिट है, जैसे पहले की 4 है, दूसरे की 5 है, तीसरे की 3 है, 5 4 9 3 12। कितनी टर्म्स हमने ऐड की 1 2 3, तो जितनी टर्म्स हम ऐड करेंगे उसके साथ डिवाइड कर लेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 3, तो कितनी कॉस्ट हो गई इसकी 4 रुपए। तो सबसे पहले हम प्राइस इसका कैसे निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट जितनी आप ऐड करोगे टोटल, उसको नंबर ऑफ टर्म के साथ डिवाइड कर देना, आपकी एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। अगर मैं इस कॉस्ट को इंडिविजुअल कॉस्ट को टोटल करूं तो कितनी आएगी 0 0 9 4 13, 1 और 1 2 2300। लेकिन यहां एवरेज कॉस्ट 4 रुपए आई है, कितने यूनिट्स की 600 यूनिट की। अगर मैं यहां पर 600 यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई करूं तो कितनी आती है 2400, लेकिन यहां कितनी है 2300। तो इस मेथड को अप्लाई करने से हमारी कॉस्ट या तो बढ़ के आती या कम होके आती है, एग्जैक्ट नहीं आती, ठीक है। तो आपने देखा कि जब हमने इंडिविजुअल टोटल किया तो 2300 आया, लेकिन जब हमने एवरेज कॉस्ट निकाली चारों की 4 रुपए पर यूनिट और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो कुछ अलग आई। तो इस मेथड से हमारी जो कॉस्ट है वो कई बार ज्यादा आती है और कई बार कम आती है। इस केस में क्या आ गई, ज्यादा आ गई, ठीक है, कई बार कम भी आ सकती है। क्लियर है। तो इसमें प्राइस हमने कैसे कैलकुलेट किया, अब यही यहां पे लिखा है, इन दिस मेथड प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ यूनिट परचेज प्राइस। टोटल ऑफ यूनिट परचेज प्राइस, पर यूनिट की बात हो रही है, तो टोटल ऑफ यूनिट परचेज प्राइस ऑफ डिफरेंट लॉट्स बाय द नंबर ऑफ प्राइसेस यूज्ड इन दैट टोटल। जितने प्राइस हमने यूज किए, कितने प्राइस यूज किए 3, तो 3 के साथ मैंने उसको डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से इसकी कॉस्ट निकाली जाती है। आते हैं अपने लास्ट पे, लास्ट है एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब इसका भी मैं पहले प्रैक्टिकली बताऊंगा, फिर आपको आसान हो जाएगा समझना। सपोज करो 100 यूनिट मैंने खरीदे एट द रेट ऑफ 2 रुपए यानी 200 के। 400 यूनिट मैंने खरीदे एट द रेट ऑफ 3 1200, ठीक है। और 100 यूनिट मैंने खरीदे एट द रेट ऑफ 4 यानी 400। अब जरा मैं इसका टोटल कर लूं, 12 4 16 और 2 कितना हो गया 1800। और अगर यूनिट्स का टोटल करूं 4 1 5 और 1 6 600, ठीक है। कॉस्ट कितनी 1800, यूनिट्स कितने 600। तो इसमें जो प्राइस निकाला जाता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाली जाती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट, उसका सिंपल फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल
क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट कितनी आई 1800, टोटल क्वांटिटी कितनी है यूनिट्स के हिसाब से 600, तो ये कितनी हो गई 3 रुपए पर यूनिट। यही यहां लिखा है इन दिस मेथड द प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल विद टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विद टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये जो यहां लगा रखा है, तो इसको डिवाइड करने के बाद आपका जो है प्राइस जो है पर यूनिट निकल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। मैंने कहा था कि ज्यादा हमें रायता नहीं फैलाना। अब आते हैं कुछ एमसीक्यूज की तरफ। चलिए जी एमसीक्यूज कर ले हम। Material are issued by storekeeper to production department on the basis of। देखिए दोस्तों ये कुछ एमसीक्यूज हैं। चाहता तो मैं था कि मैं करवाऊं, लेकिन इससे आपका टेस्ट नहीं होगा। एक काम करते हैं, आज ये जो एमसीक्यूज है इसकी मैं जो पीडीएफ है अपने क्रिंस कॉमर्स जोन का जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर जैसे ये लेक्चर आएगा उसके अंदर ये पीडीएफ डाल देता हूं। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को उसके अंदर सॉल्व करो। आप उन क्वेश्चंस को उसके अंदर सॉल्व करके देखो कि आपके कितने आंसर सही आते हैं। और इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, मेरा आंसर कुछ और है और आपने कुछ और दिया या आपका आंसर कुछ और निकल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं सीधा उस क्वेश्चन को ही करवा दूंगा। क्योंकि देखो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने करवा दिया, करवाने को मैं एमसीक्यूज भी करवा दूं, लेकिन फिर आपका टेस्ट कैसे होगा। तो आप ऐसा करो कि जो क्रिंस कॉमर्स जोन का जो टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो कर लो। उसके अंदर ही मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, आप इसको खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, और इन केस आपको लगा कि ये टफ हैं या नहीं निकल रहे, यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो किन क्वेश्चंस पे चाहिए। थोड़ा आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ मैं ही करवाऊंगा तो आप क्या करोगे, है ना, कुछ तो आप खुद भी करो। तो ये मैं पीडीएफ आपकी उसमें टेलीग्राम चैनल में डाल रहा हूं। आप इसका कुछ 9 क्वेश्चंस हैं, तो आप इसके आंसर्स दो, और अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगे तो मुझे बताओ, और कोई और टॉपिक आप करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। तो आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।